ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हैंड रेस कीजिएगा। यस मैम, बिल्कुल ठीक आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिसमें मैंने आपको अभी बताया 3 ड्रग्स हैं जो इस ग्रुप में इस्तेमाल होती हैं। एक है एमिड्यूरोन जो अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इसमें यह है कि एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसको सेंट्रल वेन के थ्रू देना पड़ता है पेशेंट को। ठीक है, यानी एक बड़ा वाला जो कैथेटर है वो लगा के इसको पेशेंट को देना होता है सेंट्रल वेन से, क्योंकि ये वरना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कर देता है अगर पेरिफेरल वेन से इसको दिया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉर्मल आपकी जो पेरिफेरी की जो वेन्स होती हैं हाथ की, उन पे या पैर पे नहीं लगाया जा सकता है। इसको सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू जो है वो ड्रग देनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली ये अब आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्रग जो है वो यूजुअली बहुत जो सिवियर केसेस हैं या जो आईसीयू के जो पेशेंट्स हैं उन्हीं को सेंट्रल वेनस कैथेटर लगता है और उसी पे फिर इनको ये मेडिसिन दी जा सकेगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है वो है डॉफ्टेलाइड। डॉफ्टेलाइड भी अगेन पोटेशियम करंट को रोकती है। रैपिड पोटेशियम करंट आउटसाइड द बॉडी उसको रोकने का काम करती है। एंटी फिब्रिलेटिंग इफेक्ट है इस्कीमिक मायोकार्डियम में, यानी अगर आपका पेशेंट है जिसको एंजाइना है, उसको इस्कीमिक मायोकार्डियम हुआ है या उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है जिसके नतीजे में उसका अच्छा खासा मायोकार्डियम डैमेज है, तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे एरिथमियाज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर ये इस तरह का कोई केस हो तो उसमें पेशेंट को जो है ये रिलीफ फराहम करता है और मतलब उसका जो जो मायोकार्डियम है उसके अंदर जो फिब्रिलेशन के जो सिम्टम्स हैं उनको ये स्लो डाउन करता है। एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, टोर्साइडिस दी पॉइंटिस, ये आपकी एक एरिथमिया की बहुत सिवियर फॉर्म है जिसमें आपका जो एट्रियम और जो वेंट्रिकल है वो तकरीबन एक दूसरे से किसी भी किस्म का उनका कम्युनिकेशन नहीं रहता। एट्रियम अलहदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वेंट्रिकल्स अलहदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ईसीजी जो है ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इससे मिलता जुलता कुछ ईसीजी टोर्साइडिस दी पॉइंटिस का आता है। सो इसके लिए ये जो है मतलब ये मतलब ज्यादा नहीं दे सकते इसको, क्योंकि ये अच्छा खासा एरिथमिया कॉज कर रही है। डोज का भी बहुत ख्याल रखने की जरूरत है यहाँ पे। अगेन इसका जो काइनेटिक डाटा है उसकी एब्जॉर्प्शन को देखना, उसकी जो इंटरेक्शंस हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। वीरापेमेल जो है वो इसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, तो डॉफ्टेलाइट को वीरापेमेल के साथ नहीं दिया जा सकता। तो इस बात का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ साइनस रिदम के लिए वैसे ये ड्रग जो है वो अप्रूव की गई है। इसके बाद फिर आपके पास आता है सोटालॉल। ये अगेन थर्ड ड्रग है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की ही। नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, लेकिन ये बीटा ब्लॉकर से अलग किस्म का काम करती है, यानी वो ये अगेन पोटेशियम करंट को रोकती है और क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने का काम करती है। रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये ड्रग सजेस्ट की जाती है। आमतौर पे हर जगह नहीं सजेस्ट की जा सकती है क्योंकि अगेन टोर्साइडिस की पॉइंटिस कॉज करने की अच्छी खासी सलाहियत रखती है। और बाकी जो एमिड्यूरोन के जो बाकी के एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे, सीएनएस के जो अच्छे खासे एडवर्स इफेक्ट्स थे वो इसमें नहीं होते, लेकिन साइमेटिडीन के साथ इंटरेक्ट करती है। साइमेटिडीन के साथ आप इसको नहीं दे सकते, यानी या तो साइमेटिडीन से 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद ना दें, या फिर ये कि एक ड्रग सुबह में दें और दूसरी ड्रग जो है वो शाम में दें। साइमेटिडीन क्योंकि सुबह में दी जाती है तो सोटालॉल जो है वो सुबह में ना दी जाए, तो ये जरा बेहतर रहेगा पेशेंट के लिए, उसको तकलीफ कम होगी। लास्ट आपका जो क्लास 4 जो ड्रग्स हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहलाते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो मोस्ट कॉमन इसकी जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो है वीरापेमेल। एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, ये एवी कंडक्शन को बढ़ाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक होने के नतीजे में क्या होगा, आपका जो प्लेटू वाला जो फेज है यानी फेज नंबर 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा, और रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑब्वियसली जब तक के पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होते, फेज 3 के एंड के करीब नहीं पहुंचता एक्शन पोटेंशियल, आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड जनरेटेड रहेगा। तो ऑब्वियसली ये एक प्रोलॉन्ग करवाएगा रिफ्रैक्टरी पीरियड को, और उसके अलावा जो है वो आपका प्लेटू का जो फेज है उसको ये लंबा करेगा। तो ये इस तरह से जो आपके हार्ट रेट, ऑब्वियसली एक दफा प्लेटू लंबा हो गया तो जो है वो पीआर इंटरवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये चीजें देखी जाती हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 या 3 पी वेव्स के बाद फिर आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक आ रहा होता है, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल रहती है।
डोज रिलेटेड कार्डियोटॉक्सिसिटी पाई जाती है। हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए काफी तकलीफदेह हो जाता है, यानी उसका जो हार्ट फेलियर का जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। हाइपोटेंशन होती है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कॉज करता है ये, ठीक है जी। अच्छा, जीआईटी के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने के नतीजे में ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता है, जो कि पेशेंट के लिए अच्छा खासा तकलीफदेह हो सकता है। लेसिट्यूड, नर्वसनेस एंड एडिमा भी हो जाता है इसके पेशेंट्स को। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर पहले ही कॉम्प्रोमाइज कार्डियक फंक्शंस हैं पेशेंट को, या वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम पेशेंट को हुआ है, तो ऐसी सूरत में वीरापिमिल नहीं दी जाएगी। नाउ व्हाट इज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम? इसमें ये होता है कि इट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे ऑफ इन द हार्ट, और उसके नतीजे में रैपिड हार्ट रेट हो जाता है। बच्चों में यूजुअली पाया जाता है ये, और ऐसी कंडीशन में अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है और तो उसको जब तक ये डायग्नोस नहीं कर लेते कि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज भी है कि अब इसके क्योंकि सेफर ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, इसलिए सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी अब ये यूजुअली नहीं दी जा रही, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट काफी खतरनाक वाला है ना। तो इस वजह से कोशिश ये की जाती है कि इसको जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो ना इस्तेमाल किया जाए। अब इसके बाद आपके पास एक मिसलेनियस ड्रग है जिसको हम एडिनोसिन कहते हैं। एडिनोसिन आपको पता है एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है। कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी को ये ब्लॉक करता है, ठीक है, और पोटेशियम चैनल को ये मतलब पोटेशियम चैनल को ज्यादा देर खोल के रखता है, जिसके नतीजे में हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है एसए नोड की। एसए नोड की हाइपर पोलराइजेशन का मतलब आप आराम से नॉर्मल रिवाइव करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो एसए नोड की तो उसको ये स्लो डाउन करेगा। एवी कंडक्शन को भी ये डिले करता है, जिसके नतीजे में रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाता है, और एक्शन पोटेंशियल ऑफ एट्रिया को ये शॉर्ट करता है। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूजुअली ये दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो है वो साइनस रिदम अचीव हो सके। फिर इंटरैक्शंस क्या है? एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ इसको, यानी थियोफाइलिन और कैफीन के साथ नहीं दिया जाएगा। अगेन अभी थोड़ी ही आगे जाके हम थियोफाइलिन डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैकीकार्डिया में इफेक्ट से, तो इस वजह से आपने ये नहीं देना है, क्योंकि अगर इसका ब्लॉकर लगा दिया तो दूसरा ये है कि एडिनोसिन। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अभी तो आप लोग कह रहे थे आवाज सही आ रही है। यस मैम आ रही थी, लेकिन आते आते बहुत दूर चली जाती है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरे पास चूंकि माइक नहीं है, तो मैंने लैपटॉप बिल्कुल अपने मुंह के पास रखा हुआ है। क्या दूर करके देखूं? आप बताइएगा फिर मुझे। अब ठीक है? अब आवाज आ रही है? अच्छा, क्या चीज समझ में नहीं बताया, मैं रिपीट कर दूं? मैम ये इंटरेक्शन वाला पार्ट आपने जो बताया मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं इंटरेक्शन दोबारा बता देती हूँ। देखिए, इंटरेक्शन का मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपका जो एडिनोसिन है ना, वो टैकीकार्डिया को ट्रीट कर रहा है, यानी वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करवा रहा है। जो थियोफाइलिन है या जो कैफीन है, वो यूजुअली क्या करता है, आपको मालूम है कि टैकीकार्डिया कॉज कराते हैं। तो अगर आपने इनका एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हैं ये, तो अगर आपने एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे दिए, तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में क्या होगा कि पेशेंट जो है उसका हम टैकीकार्डिया ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और थियोफाइलिन वगैरह अगर दे दिया तो टैकीकार्डिया कॉज कराएगा ये, ठीक है। तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं, तो इस वजह से ये ड्रग तो बिल्कुल देने का चांस ही नहीं बनता। डायपाइरेडामोल जो है वो एडिनोसिन अपटेक इनहिबिटर है, इसको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी इफेक्ट्स को एनहांस करवा देगी। अच्छा, इसके बाद फिर एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। इस वजह से नहीं होते हैं ज्यादा लंबे कि क्योंकि न्यूक्लियोसाइड है, इसका शॉर्ट लिव्ड एक्शन होता है, तो एडवर्स इफेक्ट्स अगर आएंगे भी तो ज्यादा देर के लिए नहीं आएंगे। लेकिन जो कुछ आते हैं उनमें डिस्निया, चेस्ट बर्निंग, एवी ब्लॉक आता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। जैसा मैंने कहा आपको कि यूजुअली जितनी भी एंटी एरिथमिक एजेंट्स हैं वो तमाम के तमाम ही जो हैं वो
क्या कहते हैं टैकीकार्डिया या मतलब इरिथमियास कॉज कर रहे होते हैं, हेडेक और हाइपोटेंशन वगैरह, ये तमाम सिम्टम्स जो हैं वो ये ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं अगर ज्यादा दी जा रही हैं। ड्रग्स टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, आइसोप्रीनालिन या एपिनेफ्रीन, ये यूजुअली ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट कराने के लिए हम दे रहे होते हैं। मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स लाइक एट्रोपिन, आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में एट्रोपिन दी जाती है जब पेशेंट का हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्किंग ना कर रहा हो। नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेटर में आपके पास अमाइनोफाइलिन आता है जो कि थियोफाइलिन डेरिवेटिव है, अभी जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। आइसोप्रोटेनॉल या आइसोप्रीनालिन के हवाले से अगर हम बात करें तो पोटेंट नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है, ये अल्फा रिसेप्टर्स पे काम नहीं करता, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है इसका। अब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट का जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ये वो भी बढ़ाएगा, और जो आपका जो उसका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों को बढ़ाएगा। अगर किसी का वीक हार्ट हो रहा है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही है तो ये ड्रग जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है इसके लिए, ठीक है जी। वीक कॉन्ट्रैक्शंस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया, ऑब्वियसली ब्रेडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए अगर आपने हार्ट रेट बढ़ाने वाली दवा दी है तो वो हार्ट रेट बढ़ा रही है, तो जब वो बढ़ा रही है तो वो अगर नॉर्मल रेंज में रहेगा तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे आगे बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली टैकीकार्डिया करेगा। जब पैल्पिटेशन और टैकीकार्डिया होता है तो ऑब्वियसली ब्लड का फ्लश ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो चेहरे पे सुर्खी आ जाएगी, हेडेक होगा, कार्डियक इनसफिशिएंसी आएगी। यूजुअली हार्ट की इमरजेंसीज में जब हार्ट ब्लॉक हो रहा हो, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, या बहुत सीवियर किस्म का ब्रेडीकार्डिया है जिसमें हार्ट रेट जो है वो 40 से नीचे गिर गया है, तब आमतौर पे हम दे रहे होते हैं टॉर्सेडिस डी पॉइंटिस में आके भी पेशेंट आखिर में ये हालत हो जाती है उसकी कि उसका हार्ट बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, तब भी ट्रीटमेंट के तौर पे देते हैं। और ड्यूरिंग द सर्जरी ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर आप क्योंकि हार्ट की बीट्स नॉर्मल नहीं हो रही होती हैं या आपने हार्ट को स्लो डाउन किया हुआ होता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर के सर्जरी के दौरान भी जो हार्ट की बीट को मेंटेन करने के लिए आप आइसोप्रोटेनॉल दे रहे होते हैं। एस्थमा और शॉक की कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए, सिवियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एपिनेफ्रीन जो है वो यूजुअली कार्डियोपल्मोनरी जो रिससिटेशन होती है सीपीआर, जिसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है या कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट चला गया है, ऐसी सूरत में इमरजेंसी में आईसीयू ट्रीटमेंट है ये या सीसीयू ट्रीटमेंट है ये, एपिनेफ्रीन दी जाती है। ट्रीट एरिथमियाज यूजुअली जैसे ही कार्डियक फंक्शंस रिस्टोर हो उसके बाद ये ड्रग रोक दी जाती है, ये नॉर्मल या टेक होम मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कराई जाती, सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड टू आईसीयू या सीसीयू सेटिंग्स, ये प्लीज मेक श्योर कर लें। एपिनेफ्रीन नॉर्मल यूज के लिए पेशेंट्स को उनकी अपनी मर्जी की यूज के लिए नहीं दी जा सकती। फिर आता है एट्रोपिन। अगेन एट्रोपिन जो है एंटीकोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट है, एंटीडोट है बीटा ब्लॉकर्स का। हाइपोटेंशन हो रही हो सिवियर या बहुत वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया है, पीआर इंटरवल बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है, सिवियर ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है, तब आप एट्रोपिन दे रहे होते हैं। सिवियर ब्रेडिकार्डिया कार्डिक पेसमेकर इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगेन इसको इस्तेमाल किया जाता है, और देने के बाद 48 to 72 आवर्स तक, एट्रोपिन देने के 48 to 72 आवर्स के बाद तक पेशेंट को मॉनिटर करना जरूरी है, उसके हार्ट रेट को किसी भी टाइम पे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। तो अगेन वाली बात है कि आईसीयू सीसीयू में जब पेशेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये ड्रग उसी वक्त यूज की जाएगी, वैसे इस्तेमाल नहीं कराई जाती। एडीआर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली टैकीकार्डिया, क्योंकि टैकीकार्डिया के लिए दे रहे हैं तो टैकीकार्डिया कॉज करता है, ग्लूकोमा कॉज करता है, ठीक है। टैकीकार्डिया हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रश करेगा, जो क्लोज एनवायरनमेंट वाले ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसमें फिर ग्लूकोमा हो सकता है। एब्डोमिनल ब्लॉकेज हो गया, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें भी ये यूरिनरी रिटेंशन को ये वर्सन कर देता है। म्यूकस सीक्रेशन जो है उसको ये बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में ब्रोंकियल प्लग्स बन जाते हैं और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी पेशेंट जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स काफी, तो तमाम चीजें आईसीयू में प्रिपेयर्ड होती है, तो हम इसी कंडीशन में अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को ही दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। नॉन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं उनको, या हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को, ग्लूकोमा, यूरिनरी ट्रांजिशन या सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनको ड्रग नहीं दी जाएगी।
प्रिकॉशन से दी जाएगी, अंडर ऑब्जर्वेशन रख के दी जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा डायर यूज नीड नहीं है तो नहीं दी जाएगी। इंटरैक्शंस में प्रालिडॉक्सिन एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट्स को अपीयर कराती है जल्दी। बार्बिचूरेट जो है वो एट्रोपिन बार्बिचूरेट के इफेक्ट को पोटेंशिएट करती है। तो अगेन दोनों ड्रग्स एक साथ नहीं दी जा सकती। अमाइनोफाइलिन के हवाले से बात करते हैं अगर हम, तो अमाइनोफाइलिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमाइन 2:1 के रेशियो से दी जाती है। आमतौर पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट्स के लिए दी जाती है, या प्री टर्म इन्फेंट्स को अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन नॉन एफडी अप्रूव्ड जो यूज है उसमें कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में भी पेशेंट को ये ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। मोड ऑफ एक्शन इसके जो है वो कौन कौन से, एक तो ये जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है उसके नतीजे में साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन होती है, मसल रिलैक्सेशन होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है ये। दूसरा जो है वो एडिनोसिन रिसेप्टर्स का एंटागोनिज्म है, और मोस्ट प्रोबेबली जो हम कार्डियक ब्रेडिकार्डिया में जो दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है वो एडिनोसिन रिसेप्टर्स का एंटागोनिज्म कर रहा है, हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज करके ब्रोंकोडाइलेशन करता है और एरिथमियाज कॉज करता है, जो कि इसका एडवर्स इफेक्ट है टैकीएरिथमिया। तो उस एडवर्स इफेक्ट को हम क्लिनिकल यूज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसके यहाँ पे। अगेन ये जो मोड ऑफ एक्शन है ये हमारे पेशेंट का कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। ब्रेडिकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को इमरजेंसी में पेसमेकर लगाते हुए आमतौर पे इस्तेमाल कराया जाता है। अदरवाइज अगेन अंडर ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रिक्टली नहीं है पेशेंट तो आप नहीं देंगे। हॉस्पिटल सेटिंग में जो रेजिस्टेंट ब्रेडिकार्डिया जो और किसी भी ट्रीटमेंट से रिजॉल्व नहीं हो रहा है तब अमाइनोफाइलिन दिया जाता है आमतौर पे कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, अक्यूट इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफाक्शन के दौरान पेशेंट को ये देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी काइनेटिक्स है। मुझे लगा कि आपको ये काइनेटिक्स थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये यूजुअली बॉडीज के फ्लूइड्स में पास होती है। तो ब्रेस्ट फीड या प्लेसेंटा से पास होके तो बेबीज को भी ये हो सकती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हुए बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि इसकी क्लियरेंस जो है वो बहुत अफेक्ट होती है अगर तो लिवर डिजीज है या किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुई है और या ओल्ड एज है। तो इन कंडीशंस में पेशेंट मतलब अमाइनोफाइलिन बॉडी से तेजी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो contribute into the development of adverse effects of the aminophylline। अच्छा, अब यहाँ पे एक जनरल यूज है कि कौन सी ड्रग्स किन कंडीशंस में इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो अब आप देख लें, साइनस टैकीकार्डिया अगर है तो क्लास 2 और क्लास 4 ड्रग्स इस्तेमाल कराएंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में 1A 1C 2 3 4 डिजिटैलिस एंड एडिनोसिन सब कुछ इस्तेमाल करा देंगे। पैरोक्सिसमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में 1A 1C 2 3 4 तमाम ड्रग्स इस्तेमाल कराई जाती हैं इंक्लूडिंग एडिनोसिन। एवी ब्लॉक में आपको मालूम है एट्रोपिन इस्तेमाल कराई जाएगी फॉर द अक्यूट रिवर्सल ऑफ द एवी ब्लॉक। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्लास 1 2 और 3 की ड्रग्स इस्तेमाल कराई जाएंगी। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस हैं क्लास 2 4 एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। डिजिटलिस टॉक्सिसिटी में 1B इस्तेमाल कराई जाएगी, मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड पोटेशियम क्लोराइड की ड्रग दी जाएगी। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? यहाँ पे आपका लेक्चर एंड हो गया है। कोई चीज जो आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आया, कोई चीज जो पूछना चाह रहे हैं वो भी पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? नो मैम, समझ आ गया सब। किसी ने मुझसे कहा था धीरे धीरे चलें, तो मतलब मेरा ये है कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियोस वैसे भी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, आप वहां से इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझको मैसेज कर दीजिएगा, वहीं पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा या मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई कर दूंगी। कोई और चीज पूछनी नहीं है तो हम लेक्चर एंड करें यहाँ पे? यस, हैंड रेज कीजिए, लेक्चर एंड करें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।